मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने फिजिक्स के अंतर्गत पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया है और उसमें केवल एक्सरसाइज के प्रश्नों को देखना बाकी रह गया है। आज उसमें से कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, उसको हल करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज के पहले प्रश्न को हम लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है, एक चक्कर लगाता है 40 सेकेंड में। यहां से मान लिया जाए यह एक वृत्ताकार पथ मान लिया जाए और यह डायमीटर हो गया, उसका व्यास हो गया। उसका एक चक्कर लगाता है, यहां से चलता है और ऐसे आता है, 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितनी दूरी तय करेगा? तो सबसे पहले देखा जाए तो एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या हम निकालेंगे। वृत्त का व्यास दिया हुआ है तो उसको पहले देख ले कि वृत्त का व्यास क्या है। ,200 मीटर वृत्त का व्यास, तो परिधि कितनी हो जाएगी? परिधि का सूत्र आपको पता होगा। यदि व्यास दिया हुआ है तो हम सीधे पाई डी का प्रयोग करते हैं। व्यास को डी से सूचित किया जाता है। पाई का वैल्यू यहाँ पर 22/7 रख देंगे और डी का वैल्यू यहाँ पर 200। इसको सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4400/7 मीटर। ये हो गया वृत्त की परिधि। अब एथलीट 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 40 सेकंड में यहां से वह इतना दूरी तय करता है, 40 सेकंड में ये दूरी तय करता है। तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, इसको हमें ज्ञात करना है। अब देखें, साधारण से शब्दों में देखें, चूंकि एथलीट 40 सेकंड में 4400/7 मीटर की दूरी तय करता है। तो एथलीट 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, यानी इसके बटा में 40 हो जाएगा। यानी 1 सेकेंड में 4400/7 गुणा 40, इतनी दूरी वो तय करेगा 1 सेकेंड में। और टाइम दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब कितना सेकेंड हुआ, क्योंकि यहाँ सेकेंड है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड, इट मीन्स 2 इंटू मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लें तो ये टोटल हो जाएगा 140 सेकेंड। यानी एथलीट 140 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, यहाँ हमें 140 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, इसको कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सीधे कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 1100 गुणा 2 यानी 2200 मीटर की दूरी वो तय करेगा एथलीट। 2200 मीटर कितनी समय में, तो 140 सेकेंड में। यह हो गया समय। आप इसके बाद इसको लिख सकते हैं, इसके बाद इसको लिखने के बाद ये बना सकते हैं। यानी एथलीट 40 सेकेंड में जो एक चक्कर लगाता है वो पूरा 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद 2200 मीटर की दूरी तय करेगा। अब कहता है प्रश्न कि उसका विस्थापन क्या है। तो विस्थापन के लिए क्या करेंगे हम? विस्थापन के लिए हमें देखना होगा कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद कहां पर उसकी स्थिति होगी, उसका पोजीशन क्या होगा। तो वो पहले हम
निरीक्षण करें। 40 सेकंड में एक चक्कर, 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो टाइम हुआ 140 सेकंड। इसी को देखिए, 140 को हम यदि चेंज करें इस तरह से, 140 को हम यदि 40 से भाग दें तो 3 गुणा 40 प्लस 20 ये हो जाएगा। यानी 40 सेकंड में एक चक्कर, तो अगले 40 सेकंड में 2 चक्कर, फिर अगले 40 सेकंड में एक चक्कर, यानी 3 चक्कर हो जाएगा। तो 120 सेकंड में वो 3 चक्कर लगाता है। क्लियर है? अब शेष टाइम बच गया 20 मिनट, शेष समय यानी 140 सेकेंड माइनस 120 सेकेंड। फिर से देख लीजिए, 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। यहां से शुरू किया 40 सेकेंड में, फिर यहां आ गया, फिर अगला 40 सेकेंड मतलब कि 80 सेकेंड में यहां आ गया, फिर अगला 40 सेकेंड वो 120 सेकेंड में यहां आ गया। अब बच गया हमारे पास रिमेनिंग 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड का मतलब क्या? 40 सेकेंड में एक चक्कर, तो 20 सेकेंड में आधा चक्कर। तो आधा चक्कर का मतलब कि वो बी बिंदु पर आएगा। 20 सेकेंड में एथलीट की स्थिति क्या होगी? बी बिंदु पर होगी। आधा चक्कर लगाएगा। तो यदि ए बिंदु से वो चलना प्रारंभ करे तो उसका विस्थापन कितना होगा? यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। इसलिए अभिष्ट विस्थापन, रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट जो चाहिए उसको, वो डायमीटर ऑफ सर्किल हो जाएगा, वृत्त का व्यास। और ये हो गया 200 मीटर। यही विस्थापन हुआ। यानी कुल दूरी वो तय करेगा 2200 मीटर, 2200, और ये विस्थापन हो गया उसका 200 मीटर। दूसरा प्रश्न लेते हैं, देखते हैं क्या है। 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ यागिंग करता हुआ 2 मिनट 20 सेकेंड में, 2 मिनट 50 सेकेंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर आ जाता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे? पहला प्रश्न है सिरा ए से सिरा बी तक, ए से बी तक, और फिर दूसरा प्रश्न है ए से सी तक। इसमें 2 प्रश्न है और दोनों में 2-2 बातें ज्ञात करनी है। औसत चाल और औसत वेग दोनों के बारे में निकालना है। तो आप औसत चाल और औसत वेग को समझते हैं। चाल में हमें दूरी से मतलब है, वेग में विस्थापन से मतलब है। तो यहाँ पहले प्रश्न को देखते हैं, ए से बी तक। इसीलिए चित्र एक हमने लिया है, एक सरल रेखा। इस रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ, दौड़ता हुआ चल रहा है और ये रास्ते की कुल लंबाई है 300 मीटर। ए से बी तक कुल लंबाई या कुल दूरी 300 मीटर, और वहां तक जाने में टाइम कितना लगता है? 2 मिनट 50 सेकेंड। समय ये लगा 2 मिनट 50 सेकेंड। इसको हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। ये हो जाएगा 120 और 50, 170 सेकेंड। अब ए से बी तक जो औसत चाल होगी वही औसत वेग भी होगा, क्योंकि विस्थापन भी उतना ही है ए से बी तक। ए से बी तक
पहला इसमें औसत चाल हमें निकालना है। औसत चाल कुल दूरी बटा में कुल समय, आप भाग दे दीजिए 300 बटा में 170, आप भाग दे दीजिए। शून्य से शून्य को कटा देंगे और भाग देना है अब हमें 17 से भाग देना है 30 में। दशमलव के बाद 023 ले लेते हैं और 17 का टेबल यदि याद है तो बिल्कुल इजी। 17 एक बार में, शेष बचेगा 13। फिर पॉइंट अपने पॉइंट पर 130 हो गया हमारा भाज्य और 17 भाजक। पहाड़ा पढ़ेंगे 17 का 7 टाइम्स 7 टाइम्स 119 119। शेष बच जाएगा हमारा यहाँ पर 11। चाहे तो आगे भाग दे सकते हैं, नहीं चाहे छोड़ सकते हैं। 1.76 मीटर पर सेकेंड, ये हुआ औसत चाल। और यही औसत वेग भी देख लेते हैं। औसत वेग ए से बी तक विस्थापन, चूंकि सीधे रास्ते पर ए से बी तक जाता है तो ए से बी तक विस्थापन भी उतना ही होगा और टाइम उतना ही उसको लग रहा है। समय यानी लगा समय, तो ये भी हो जाएगा उतना ही 300 बटा में 170 1.76 मीटर पर सेकेंड। यानी औसत चाल और औसत वेग इस पहले प्रश्न में दोनों बराबर होंगे, दोनों समान होंगे। इसको आप पहले लिख लीजिए। अब दूसरे प्रश्न में है कि वह ए से बी तक तो जाता है और पुनः 1 मिनट में वो 100 मीटर पीछे आ जाता है। यहां से वो 100 मीटर, मान लीजिए कि यहां पर आ गया सी बिंदु पर, ये 100 मीटर बैक हो गया पीछे और टाइम लगा उसको यहां से यहां जाने में, उसको 2 मिनट 50 सेकेंड लगा था और यहां पहुंच गया। फिर यहां से वो इधर आया इस पॉइंट पर तो उसको 1 मिनट और लगा, यानी टोटल उसको 3 मिनट 50 सेकेंड लगा। अब दूसरे प्रश्न में कुल दूरी हम यदि देखें, टोटल डिस्टेंस हो गया उसका 300 मीटर, पहले गया ए से बी तक, फिर बैक रिटर्न हुआ 100 मीटर, यानी कुल दूरी हो गई 400 मीटर। कुल समय देखें तो कुल समय 2 मिनट 50 सेकेंड, 2 मिनट 50 सेकेंड प्लस 1 मिनट यानी 3 मिनट 50 सेकेंड। 3 मिनट 50 सेकेंड को कन्वर्ट कर दें तो ये हो गया 180 प्लस 50 230 सेकेंड, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 400 मीटर और कुल समय इसको लगा 230 सेकेंड। तो औसत चाल ए से सी तक औसत चाल कितना हो जाएगा? कुल दूरी बटा में कुल समय, टोटल डिस्टेंस देखा जाए तो 400 मीटर और टाइम हुआ 230 सेकेंड। 400 बटा में 230, 40 बटा में 23। यहां भी आप भाग दे करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाग दे देते हैं 40 23 पॉइंट ले लिया, एक बार में भाग गया, शेष क्या बचेगा? 17 बचेगा, पॉइंट अपने स्थान पर आ जाएगा और 170 में यदि हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा लगभग 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 का 21, 7 दूनी 14, 2 16, यानी लगभग 7। यहां शेष बच जाएगा 9।
फिर अगले टाइम में इसको भाग दे तो 23 तिया 69, वह 1.73 मीटर पर सेकेंड उसकी औसत चाल होगी ए से सी तक। अब ए से सी तक उसका विस्थापन यदि देखा जाए तो ए से सी तक विस्थापन तो विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु इसके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा 300 पूरा है, 100 उधर से कम हो गया यानी 200, और कुल समय यही 230 सेकेंड होगा। सेकेंड। अब यहां पर हमें निकालना है ए से बी तक, ए से सी तक औसत चाल। तो औसत चाल यहां निकाल दे, ए से सी तक औसत वेग, नो चाल नहीं निकालना, औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। विस्थापन हो गया 200 मीटर, समय 230 सेकेंड, और यहां भाग देना है, ठीक उसी तरह से भाग दे ले। ट्वेंटी में भाग देना है, 23 से पॉइंट देंगे और शून्य बैठा देंगे यहां पर हम। पहले ही टाइम में भाग नहीं जाएगा यानी भागफल 0 दशमलव अपने स्थान पर, यहां 200 हो गया। अब 200 में हमें भाग देना है 23 से 8 टाइम्स। यदि हम देखें तो हो जाएगा 8 गुना 16, 16 हाथ 2 18, 8 3 का 24, 8 गुना 16, 16 2 18 यानी 184। 8 टाइम्स यहां पर हुआ, शेष बच गया 184। यदि घटेगा 200 में तो 6160 लगभग इतना हो जाएगा यानी 0.87 लगभग, ये 6 टाइम में ही होगा। 0.86 के बाद आगे आएगा अंक, इसलिए इतना ही लिखते हैं। ये हुआ इसका एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न है आपके सामने। अभ्यास से सब कुछ संभव है, अभ्यास कीजिएगा। सूत्र को कैसे बैठाना है, कैसे कहां पर किसका प्रयोग करना है, ये आप देखते चलिए। 1-2 बार अभ्यास कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है, और जब वहां से रिटर्न होता है उसी रास्ते से, तो जब भीड़ कम है तो उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये उसका होम हो गया और ये स्कूल हो गया, यहां से वो जाता है इस रास्ते पर, तो उसकी चाल जाने के क्रम में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब रिटर्न होता है तो भीड़ कम है इसलिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी भीड़ कम होने के कारण उसकी स्पीड अधिक है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या है। तो इसको पहले हम सॉल्व करें। मान लिया जाए कि घर से स्कूल की जो दूरी है उसको मान लिया जाए कि x किलोमीटर। मान लीजिए कि घर से विद्यालय की दूरी x किलोमीटर है। माना कि घर से विद्यालय की दूरी x किलोमीटर। अब देखिए कि जाने के समय उसकी चाल इतनी है, तो जाने समय उसको कितना टाइम लगा। जाने में लगा समय समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हमने लिया x, चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये घंटा। आने में कितना समय लगा,
ये भी दूरी बटा में चाल, समय निकालना है। दूरी बटा में चाल, दूरी तो वही रहेगी, जाते समय आते समय दोनों में डिस्टेंस उतना है, लेकिन चाल बदल गई है। अब पूरी यात्रा में औसत चाल, एवरेज स्पीड, और इसके लिए क्या करेंगे, औसत चाल का फॉर्मूला लगाएंगे, कुल तय की गई दूरी बटा में कुल लगा समय। कुल दूरी कितनी है, x किलोमीटर जाता है और फिर x किलोमीटर वापस आता है, तो कुल दूरी कितनी हो गई, x प्लस x, और टाइम पहली बार x बटा में 20 और दूसरी बार x बटा में 40। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। नोमिनेटर x प्लस x हो जाएगा 2x, नीचे वाले को नीचे ही हल करते हैं। इसका यदि हम एलसीएम निकाले तो हो जाएगा 40, और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस x, 40 ऊपर जाएगा, 2x इंटू 40 बाई 2x प्लस x 3x, x और x कैंसिल हो जाएगा, 80, 40 गुना 80 बटा में 3। अब इसको भाग दे देना है, 26.666 आएगा आपका आंसर। रिकरिंग इसी को लिख सकते हैं 26.67 मीटर प्रति से किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा ही आपका आंसर हो जाएगा। यदि यही प्रश्न रहता, यही क्वेश्चन है, और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में यदि पूछते तो वैसे समय में आपको इतना लंबा चौड़ा बनाने में बहुत समय लगेगा। उसके लिए छोटा सा उपाय आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए और उसको भी सीख लीजिए। वो छोटा सा तरीका 1 नंबर के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस तो फिक्स्ड है, यहां से यहां तक जाने का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, आने का भी डिस्टेंस फिक्स है, यानी 2 बार उस डिस्टेंस को कवर करना है। 2 बार डिस्टेंस को कवर करना है तो 2, और कितने तरह की स्पीड है, 2 तरह की, एक बार 20 है और एक बार 40 है। एक जाते समय स्पीड और एक आते समय स्पीड। अब दोनों स्पीड को जोड़ करके भाग दे दीजिए और देख लीजिए आंसर। यह शॉर्ट तरीका आप 1 नंबर के प्रश्न के लिए आप तैयार कीजिएगा, यदि जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो। एक बार फिर से समझ लीजिए, 2 तरह का, 2 बार उसको डिस्टेंस कवर करना है तो 2, और 2 तरह का स्पीड है, इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे में दोनों स्पीड से भाग दे दिया, दोनों को ऐड करके भाग दे दिया। परीक्षा के दृष्टिकोण से एक और प्रश्न लेते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या r या हेवी है, इसको बड़ा r लिख देते हैं, बड़ी त्रिज्या ले लिया, 42,250 किलोमीटर। 24 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, यानी कुल समय उसका हो गया टाइम t 24 घंटे। उसकी चाल का परिकलन करें। चाल बराबर दूरी बटा में समय, चूंकि ये वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है
तो ये वृत्ताकार कक्षा मान लीजिए कि यहां से चलना शुरू किया, इस डायरेक्शन में चल रहा है, यानी वृत्त की परिधि उसकी तय की गई दूरी हो जाएगी। चाल बराबर कुल दूरी बटा में समय। कुल दूरी यहां हो जाएगी यानी वृत्त की परिधि, बटा में समय। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला पता है आपको, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर या पाई डी। तो यहां पर त्रिज्या दी गई है इसलिए 2 पाई आर बटा में टाइम हो गया 24 घंटे। पाई का वैल्यू 22 बटा में 7, 24 पहले से, और त्रिज्या 42,250। अब इसका कैलकुलेशन कर लेना है, इसको सीधे गुणा भाग कर लेना है। गुणा करने के बाद 2 गुणा 42 हो जाएगा 44, और उसका यदि मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा, सीधे कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1859000, और यहाँ पर हमको इसका डिवीजन कर देना है। 24 में 7 से यदि गुणा करें तो 7 चौक 28 और 7 दूना 14 2 16, 168 से हमें डिवाइड कर देना होगा, यानी डिवाइड बाई 168। ये हो गया 11065.47 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। इसको चाहे तो मीटर प्रति सेकंड में भी हम बदल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। चूंकि ये बड़ी दूरी है और बड़ा समय है, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा में ही इसको रहने दिया जाए। इस प्रकार ये एक्सरसाइज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं। इसमें एक प्रश्न और है, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन सी अवस्थाएं संभव हैं तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सी अवस्थाएं संभव हैं। कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। तो त्वरण नियत हो और वेग शून्य हो तो ये संभव है कब, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो वस्तु एक नियत चाल से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है। तो दोनों ही अवस्थाओं में जब वो वस्तु मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाती है तो उसका वेग तो शून्य हो जाता है, लेकिन त्वरण नियत रहता है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर जब कोई वस्तु चलती है तो उसका जो त्वरण होता है वो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये यहाँ पर वर्क करता है, चाहे उसका वेग शून्य हो जाए। तो जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो वैसी परिस्थिति में वो अंतिम बिंदु पर जब पहुंचती है तो वहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। दूसरा प्रश्न इसी में दिया है कि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। ये भी स्थिति संभव है, ये भी पॉसिबल है। जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ के अनुदिश गमन करती है, नियत चाल से चलती है, और इसके अतिरिक्त जब हवाई जहाज क्षैतिजता हवा में उड़ता है तो त्वरण नियत रहता है और उदग्रता वो नीचे की ओर काम करता है। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमने देख लिए। जो कुछ भी प्रश्न और थे वो अध्याय के दौरान ही सॉल्व किए गए थे। इस प्रकार चैप्टर 1 मोशन को हमने कंप्लीट किया। आप इसकी पूरी तैयारी कीजिए। अगले चैप्टर का आप तैयारी इसके बाद आप उसको पा सकते हैं। इन सब सूत्रों की आवश्यकता अगले चैप्टर में पड़ेगी, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन को बहुत बढ़िया से आप याद रखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।